नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक देश के जन्म की कहानी नहीं, ये किसी राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारतीय संविधान के उन पहले 51 अनुच्छेदों की। देखिए, इसे सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह मत समझिए। ये तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिसने कागज पर एक पूरे देश की नींव रखी। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर कागज पर एक देश बनाया कैसे जाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत की इस अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लें और इस घर को बनाने की पूरी कहानी हम इन 4 आसान से कदमों में समझेंगे। सबसे पहले जमीन तय करना, फिर दूसरा परिवार में कौन कौन है ये पहचानना, तीसरा घर चलाने के पक्के नियम बनाना और चौथा हम सबके साझे सपने क्या हैं ये तय करना। तो चलिए इस घर को बनाने का पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमारी जमीन आखिर कहाँ तक होगी और इस परिवार में कौन कौन शामिल होगा। मतलब बनाते हैं देश का नक्शा और पहचानते हैं इसके रहने वालों को। अच्छा, जब कोई घर बनता है तो सबसे पहला कदम क्या होता होगा? यही ना कि उसकी जमीन और बाउंड्री तय हो जाए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 ठीक यही काम करते हैं। आर्टिकल 1 तो सबसे पहले हमारे इस घर का नाम बताता है, इंडिया, दैट इज भारत, और यह भी कहता है कि यह राज्यों का संघ होगा। फिर आते हैं आर्टिकल 2 और 3 जो संसद को एक कमाल की शक्ति देते हैं। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर संसद इस घर में नए कमरे यानी नए राज्य जोड़ सकती है या फिर पुराने कमरों का नक्शा यानी राज्यों की सीमाएं बदल भी सकती है। कितना लचीला और प्रैक्टिकल है ना? ठीक है, तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला सवाल क्या होगा? अरे भाई, इस घर में रहेगा कौन? अनुच्छेद 5 से 11 इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये तय करते हैं कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य यानी भारत का नागरिक कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। तो घर का नक्शा बन गया, परिवार के सदस्य भी तय हो गए। अब बारी है घर के सबसे जरूरी हिस्से की, इसके अटूट नियम। ये वो नियम है जिन्हें संविधान का दिल कहा जाता है और ये हर सदस्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इन्हें सिर्फ कानून की तरह नहीं बल्कि उन 6 गारंटियों के तौर पर देखना चाहिए जो इस घर में रहने वाले हर एक सदस्य के सम्मान और सुरक्षा को पक्का करती हैं। ये सरकार की शक्तियों पर एक सीमा लगाते हैं ताकि कोई भी नागरिक कभी खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। तो ये हैं वो 6 गारंटियां। समानता का अधिकार, मतलब कानून की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने, घूमने और अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह के अन्याय से हमें बचाता है। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो हमारी भाषा और संस्कृति की रक्षा करते हैं। और हां, सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो आखिरी अधिकार है ना, यानी अनुच्छेद 32, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, अधिकार मिलना एक बात है, पर उन अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति मिलना ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 32 ही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे हुए कुछ खूबसूरत शब्द बनकर रह जाएंगे जिनकी कोई कीमत नहीं होगी। तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य तय हो चुके हैं और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से तो नहीं चलता, है ना? उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। संविधान का भाग 4 हमें उन्हीं सपनों और लक्ष्यों का रास्ता दिखाता है। ये हमारे देश का विजन है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम के लिए। देखिए, मौलिक अधिकार यानी घर के पक्के नियम जिन्हें हम कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निदेशक तत्व यानी परिवार के सपने, ये नैतिक दिशा निर्देश है जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और ये लक्ष्य हैं क्या? ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं। ये उस भारत की तस्वीर है जिसका सपना हमारे संविधान बनाने वालों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां पर्यावरण की रक्षा हो, गांव की पंचायतों को बढ़ावा मिले और भारत पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा बढ़ते रहना है।
तो हमने इस राष्ट्र रूपी घर की पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन चलिए अब एग्जाम वाला चश्मा पहनते हैं और इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं, क्योंकि ये समझना भी तो जरूरी है कि परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल आखिर पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए, अगर एसएससी जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी हो रही है तो एकदम सीधा साधा तथ्यात्मक सवाल आ सकता है, जैसे किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? जवाब है अनुच्छेद 17। लेकिन अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी है तो सवाल थोड़ा घुमाकर विश्लेषणात्मक तरीके से पूछा जाएगा, जैसे अनुच्छेद 17 ने भारतीय समाज को कैसे बदला? देखा, टॉपिक एक ही है पर पूछने का तरीका कितना अलग है। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी का सार कुछ मुख्य बिंदुओं में फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आसानी से याद रहे। तो आज की कहानी की 4 सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, अनुच्छेद 1 से 4 ने भारत का नक्शा बनाया। दूसरी, अनुच्छेद 5 से 11 ने बताया कि इस देश के नागरिक कौन हैं। तीसरी, अनुच्छेद 12 से 35 ने नागरिकों को वो अधिकार दिए जो कोई छीन नहीं सकता। और चौथी, अनुच्छेद 36 से 51 ने देश के लिए भविष्य के लक्ष्य तय किए, मतलब एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। तो हमने ये तो देख लिया कि ये घर बना कैसे, पर अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये शुरुआती 51 अनुच्छेद आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को किस तरह से दिशा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना आज भी उतना ही जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।